कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। मेहमानों से आपको मिलवाने प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आलोक मेहता जी हैं प्रोग्राम में। सर स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हैं एजुकेटर और कॉमेंटेटर अंकित अवस्थी जी। अंकित बहुत स्वागत है आपका भी। दुनिया के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो जंग चल रही है ईरान, अमेरिका और इसराइल की, पूरी दुनिया उथल पुथल हुई है और हम पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी आज इस पर पार्लियामेंट में बोले हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने आज एक पोस्ट किया जिससे दुनिया को थोड़ा सा यह आश्वासन मिला कि शायद ये जंग अब बहुत लंबी न चले। ऐसा ट्रंप के पोस्ट से लग रहा है। ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि हमारी और ईरान की पिछले 2 दिनों में काफी अच्छी बातचीत हुई है, और वो बातचीत हुई है रिगार्डिंग अ कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन ऑफ आवर हॉस्टिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट। मतलब इस पूरी जंग को लेकर के, इसे खत्म करने को लेकर के बातचीत हुई है। और आगे अगले 5 दिनों के लिए मैं ईरान के उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा जो संयंत्र है, उनके पावर प्लांट्स हैं, उस पर हमले को टाल रहा हूं। यह आदेश मैंने अपनी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को दे दिया है। अब आज इसको लेकर के कंफ्यूजन चल रही है, वो ये कि क्या इसको सीज फायर कहा जाए या केवल ट्रंप ने एक डेडलाइन बढ़ा दी है। क्योंकि आप याद कीजिए, उन्होंने 48 घंटे की डेडलाइन ईरान को दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलें, वरना 48 घंटे के बाद वो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला शुरू कर देंगे, पूरे ईरान में अंधकार फैला देंगे। तो वो डेडलाइन जो थी अब कुछ घंटों के बाद खत्म होने जा रही थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने वो फैसला, यानी कि उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने का फैसला 5 दिन के लिए टाल दिया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं ईरान के साथ। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर अभी तक नहीं है, लेकिन ईरान का जो स्टेट मीडिया है, वहां के जो टीवी चैनल है सरकारी, उन पर यह बयान चल रहा है कि ये स्टेटमेंट चल रही है कि हमारी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है क्योंकि हमने इतना जोरदार उनको जवाब दिया। क्योंकि ईरान ने भी इस अल्टीमेटम के जवाब में ये कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आस पड़ोस के जितने ये और देश हैं, इस्लामी देश हैं, इनके भी जो ऊर्जा संयंत्र हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे, हम उन पर हमला करेंगे, नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। अब नेतन्याहू का भी इसके ऊपर अभी एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, अभी का उनका एक स्टेटमेंट है चंद मिनट पहले का, मतलब ट्रंप की पोस्ट के बाद। और नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान को इस बात का एहसास है कि इस लड़ाई में हम ऊपर हैं और वो नीचे है। मतलब वो ये जंग हार रहा है, इस बात का एहसास ईरान को है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। लेकिन आइए इससे ही शुरू करते हैं। सीज फायर या केवल कुछ वक्त की मोहलत जिसमें दुनिया थोड़ी सांस ले रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रदीप जी कैसे देखें? नहीं, बिल्कुल सांस लेने वाली ही बात है। और इसको सीज फायर मतलब अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि इस जंग को लंबा खींचना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि बात केवल अमेरिका और इजराइल की नहीं है। जो ईरान कर रहा है अरब कंट्रीज़ के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ, उससे पूरी दुनिया में उथल पुथल होने, मतलब पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है भयंकर मंदी की ओर जा सकती है। और जो नई धमकी दी ईरान ने कि हमारा डीसैलिनेशन प्लांट जो है उसको बर्बाद कर देंगे, तो उसके बाद तो हाहाकार मचेगा। तो अमेरिका और इजराइल का नुकसान इस जंग में ईरान ने बहुत कम किया है। अगर तुलना करें हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, खाड़ी के देशों से, उनका जितना नुकसान किया है। अब वो ऐसा है कि उनको लग रहा है कि इसी से दबाव बन सकता है, यही लोग दबाव डालें जो मिलकर, और अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालें कि ये जंग रोकी जाए। तो उसका उन्होंने तरीका खोज लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मुझे लगता है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी गलत साबित हुई। उन्होंने गलत सोचा था। उन्होंने देखा कि 79 में जब क्रांति हुई, इस्लामिक राज आया, उस समय नहीं बंद हुआ, थोड़े समय के लिए को छोड़कर। उसके अलावा ईरान इराक युद्ध हुआ, तब नहीं हुआ। पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ ईरान के साथ, उस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बंद हुआ। तो ये बंद नहीं होगा, ये शायद इमेजिन करके चला अमेरिका और इजराइल दोनों। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके, इतना बड़ा लेवरेज है उनके पास ये कि उससे पूरी दुनिया परेशान है जी। केवल अमेरिका और इजराइल की बात नहीं है। दूसरा, जिस तरह से हमला उन्होंने अरब कंट्रीज पर किया है, देखिए अरब साइकी को उन्होंने बहुत बड़ी, अरब जो प्राइड है
उसको बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। अभी जंग में जो होगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये लंबे समय का घाव है। इसको बहुत आसानी से ईरान भर नहीं पाएगा, कुछ भी करे। तो उसके और मुस्लिम देशों, उसके और बाकी मुस्लिम देशों के मुस्लिम देशों के बीच में ये मतलब जब जंग शुरू हुई थी तो माना जा रहा था ये जो है वो इस्लाम वर्सेस जो है, आप यहूदी कह लें, क्रिश्चियन कह लें, वो जंग है। लेकिन जो लड़ाई का नया स्वरूप बना है उसमें इस्लाम वर्सेस इस्लाम ही हो गया है। और जिन खाड़ी के देशों पर हमला कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब सुन्नी देश है, वहाँ अलग अलग देशों में शिया पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। तो इसलिए ईरान को जो सिंपैथी सबसे ज़्यादा मिल सकती थी वो अरब देशों से मिल सकती थी, जिसको उसने खो दिया है। और दुनिया के बाकी देश भी, अब देखिए, अब जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब तैयार हो रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जो बिल्कुल खिलाफ थे। खासतौर से इजराइल के तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे, किसी भी हालत में इजराइल के साथ जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये स्थिति पैदा कर दी ईरान ने। और ईरान देखिए मिलिटरीली तो जो है अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री माइट है उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी न्यूसेंस की वैल्यू बहुत है। उन्होंने एक तरह से अपने को फिदाइन बना लिया है, बिल्कुल, कि हम अगर डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे। तो उसकी वजह से जो है पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया, जिन देशों का इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी हालत खराब है। तो इसलिए इस समय दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई देश ऐसा होगा जो चाहता होगा कि ये जंग चले। आपने जैसे कहा ना, वो पानी के एक रास्ते को रोककर पूरी दुनिया को बंधक बना लिया ईरान ने। पूरी दुनिया परेशान है कि भाई एक ये खुलवाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब मैं आपको, चूंकि आपने अरब देशों की बात की, तो मैं अरब देशों से जुड़ी कुछ खबरें बता रहा हूं। हमें इस पूरी संकट को और अभी ट्रंप के बयान को एक पर्सपेक्टिव में रखने में मदद मिलेगी। जो एक सीनियर एडवाइजर हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई के राष्ट्रपति के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई जो है अब केवल एक सीज फायर से खत्म नहीं होनी चाहिए। द इवेंट मस्ट कंक्लूड विद कंटेनमेंट ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट, द ड्रोन्स, द मिसाइल्स एंड द ईरानियन बुलिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कि अब इलाज पक्का होना चाहिए, केवल एक सीज फायर हमें नहीं चाहिए। ये यूएई के राष्ट्रपति के एडवाइजर कह रहे हैं। इनके अलावा आप देखिए तो यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा, वी विल नेवर बी ब्लैकमेल्ड बाय टेररिस्ट्स। ईरान के हमलों को उन्होंने टेररिस्ट अटैक जो है वो घोषित किया है। ओमान, जो कि वार्ताकार था लेकिन ओमान पर भी हमले हुए, उसके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो लिख रहे हैं, बद्र अलबुसैदी इनका नाम है, ये लिख रहे हैं कि आप ईरान के बारे में चाहे जो कहिए, लेकिन ये लड़ाई ईरान ने शुरू नहीं की। वो कह रहे हैं ईरान की शुरू की भी लड़ाई नहीं है ये, और वो जो दुनिया परेशानियां देख रही है अभी ये और ज्यादा बढ़ सकती हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम से कम खुल जाए। और अभी की जो एक डेवलपमेंट बताई जा रही है, क्योंकि ये 5 दिन का एक थोड़ा सा ब्रीदर दिया है ट्रंप ने, तो इसमें सर खबर ये है कि ट्रंप ने फिर एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ईरान से बातचीत पिछली रात भी हुई है, बीती रात भी हुई है, और ईरान का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बात सही नहीं है, बातचीत ईरान कर रहा है हमसे। और खबर यह कि 3 देशों का नाम लिया जा रहा है, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। ये बेसिकली मैसेजेस रिले कर रहे हैं बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, तीनों का रोल अगर आप देखिए इन देशों का, तो ये इनकी खुद की गर्दन फंसी हुई है। तुर्की नेटो में है तो नेटो में है तो, लेकिन करे क्या। पाकिस्तान का हम सब जानते हैं, सऊदी अरब के साथ पैक्ट है, वो भी फंसा हुआ है। अब ये हो सकता है कुछ देश जो हैं ईरान के साथ बातचीत अमेरिका की करवा रहे हो। सर आप कैसे देखेंगे अभी जो 5 दिन की मोहलत मिली है? देखिए मैं 2 बात कहूँगा। एक तो इकोनॉमिकली जो खुद अमेरिका पे जो प्रेशर आ रहा है, आप यदि रेट देखें, कल भी वहाँ जिस तरह से पेट्रोल का भी बढ़ने लगा, गैस का बढ़ने लगा, तो ट्रम्प जो है वो बिजनेस मैन है। देखिए उसको राष्ट्रपति, मैंने ठीक है वो दोबारा चुन के आ गए तो कोई भी बन जाता है, तो हो ही सकता है ना। भारत में भी कभी लालू यादव भी बन जाते तो हम आपको क्या कर सकते थे, उस तरह की स्थिति है जिनको उसका कोई, उनको इकनॉमी पर उनका जो है। फिर यूरोपियन देश, भारत, और कल आपने ध्यान दिया हो चीन अभी ज़्यादा डायरेक्ट सामने नहीं आ रहा है। मतलब जो बातें कहे मैं उसको इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम देशों का तो अपनी जगह जो है सो है, लेकिन आज यदि आप देखें कि भारत, रूस और चीन 3 ऐसी महाशक्तियाँ हैं, मैं उसको महाशक्ति भारत को भी मानता हूँ, चूँकि न्यूक्लियर पावर हम भी हैं। इस दृष्टि से उनका भी जो दबाव इनडायरेक्टली से बातचीत हो रही है ना, ठीक है ईरान यही कहेगा हम बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि जितनी डिप्लोमेटिक ऐसा सेकंड चैनल, थर्ड चैनल, जब हमला करना होता तब भी तो बांग्लादेश में कोई CIA ने डायरेक्ट थोड़ी कहा था मैं हमला करने जा रहा हूँ या मैं उसको हटा देना हूँ। बातचीत हो रही होगी, तो बातचीत इस ढंग से, उसमें पाकिस्तान, अगर आप बहाने से मैसेज किसी को डिप्लोमेटिक चैनल, तो ये है कि पाकिस्तान को किसी ने समझाया,
जर्मनी ने समझाया, कि भारत ने जर्मनी को समझाया, जर्मनी ने उसको समझाया। हाँ, वाया दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये ठीक है कि ट्रम्प जो अब कर रहा है वो खुद, लेकिन हाँ इजराइल वाले पर मुझे अभी भी है कि इजराइल, उनकी लड़ाई पहले भी चलती रही है, संभव है कि वो थोड़ा फिर भी चलता रहे अपना, चूंकि वो लड़ाई तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। इसलिए, लेकिन अमेरिका का यदि ये स्टैंड हो जाएगा तो ईरान कुछ हद तक, अब इससे ज्यादा इतनी तबाही तो हो ही चुकी है, वो ठीक है, बदलाव उनमें भी। ट्रम्प पीछे हट रहे हैं या ट्रम्प ईरान को मौका दे रहे हैं कि तुम अब कुछ ऐसा हमको ऑफर दे दो कि हम लड़ाई खत्म कर दें? नहीं, ट्रम्प अंदर से देखिए उसको घोषित रूप से पीछे नहीं, लेकिन पीछे तो हटना समझ में आ रहा है कि गलती हो गई, क्योंकि उनके तो सीनेट के लोग, उनके दूसरे लोग सब कुछ बोल रहे हैं ना, उनका इंटेलिजेंस कह रहा है कि हमसे बात ही नहीं किया, हमसे पूछा ही नहीं। ये तो ऐसा हुआ है, इसलिए अमेरिका ने नहीं किया। सही माने में यह कि ट्रम्प का ही जो अस्थिर माइंड जिसको कह सकते हैं आप, जो भी कारण है, लेकिन इसका पीछे यही है, और इसलिए अब दबाव में आ गए ट्रम्प। ईरान को भी स्पेस तो दे रहे हैं कि ठीक है, आपका ऊपर पावर प्लांट पे हमने कल कह दिया था, तो ईरान ने कहा था फिर हम भी तुम यहाँ सब जगह पावर प्लांट पे मार देंगे। तो अरब देशों का फिर दबाव उस मुद्दे पर है कि यदि आप यहाँ पर ऐसा कुछ कर देगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमको हमने अड्डा बनने को दिया। देखिए भारत ने कभी नहीं बनने दिया है, 91 को छोड़ दीजिए, जब कांग्रेस समर्थित सरकार थी तो वो कहा था पेट्रोल यहाँ से ले लें, क्योंकि हमारी दिवाला हालत थी। आज पाकिस्तान में तो, कल तो पाकिस्तान ने कितनी धमकी दी है, कहा कि यदि हम पर, उसको डर लगने लगा है कि अमेरिका मुझे ऊपर ना न्यूक्लियर के नाम पर मरवा दे, उनको तो उसने कहते हैं मैं दिल्ली बम्बई गिरा दूंगा। अब आइए आप बात करते हैं आज प्राइम मिनिस्टर जो बोले पार्लियामेंट के अंदर। अंकित ने एक मिनट जरा वो दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री ने आज दिन में जो बात कही, तब तक ये ट्रंप का पोस्ट नहीं आया था, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जो बातें बताई उसके 3-4 मोटे मोटे पॉइंट्स आपको मैं सुना भी दूंगा अभी, कि पश्चिमी एशिया के हालात चिंताजनक हैं। एक बात नंबर 1 तो उन्होंने ये बताया कि प्रॉब्लम तो है। दूसरा, उन्होंने कोरोना से तुलना करते हुए कहा कि कोरोना संकट में हमने एकजुटता से अब हमने उससे लड़ लिए, ये संकट भी लंबा चल सकता है और इसके दुष्प्रभाव जो दिख रहे हैं दुनिया में वो हो सकता है लंबे समय तक रहें। तो वो लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप अगर लंबा चल जाए ये संकट तो आप लोग भी तैयार रहें, मिलजुल कर हम लोग इससे रास्ता निकालेंगे। दूसरी बात। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने वो स्टैंड नहीं है हमारा इसमें या हम उस हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो जहाजों पर सामान लाने वाले जहाजों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हुए हैं, ये भारत को अस्वीकार है। तो ये बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कह दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है वो हमको स्वीकार नहीं है। और एक बात जिसको आप पॉलिटिकल उस पर ले सकते हैं टोन में, जिन्होंने कहा कि इसका स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ लोग अफवाहें फैलाने का प्रयास भी करेंगे, उनसे आप सावधान रहिए। छोटे में आपको सुना देता हूं प्रधानमंत्री की बात, फिर राहुल गांधी ने भी रिएक्ट किया इस पर। इस समय पश्चिमी एशिया के हालत चिंताजनक है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। अब हमारे आपके समझने की बात यह है, जहां हमारे मेहमानों से हमें मदद मिलेगी, कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हालात लंबे वक्त तक रह सकते हैं, तो हमें किस किस चीज के लिए तैयार रहना है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अंकित सर, इसको थोड़ा सा हम वाइड से फिर नैरो करते हुए लाएंगे। इंडिया का अगर हम ट्रेड का कभी भी मामला उठाकर देखें, क्योंकि ओवरऑल कोई भी इकोनॉमी अर्थ के ऊपर जब चल के बात करती है कि हमारे पास डॉलर कितना आ रहा है, ये हमारे लिए हमेशा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है।
भारत के बारे में कहा जाए कि हमारी मर्केंटाइज में और सर्विसेज में जब हम एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट कहा जाए, या फिर ये कहिए कि ट्रेड जो घाटे में रहता है, ट्रेड डेफिसिट, वो अराउंड पिछले साल $94 बिलियन का था। और भारत के ट्रेड डेफिसिट को पूरा करता है गल्फ से आया हुआ रेमिटेंसेस। भारत वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। अच्छा। इसने बीते साल $135 बिलियन रिसीव किया है, वर्ल्ड में हाईएस्ट। उसमें से 34% से लेके 40% के बीच केवल गल्फ से आता है। तो मतलब अराउंड पकड़ के चलिए कि हम 50 बिलियन के आसपास केवल गल्फ से रिसीव करते हैं। $50 बिलियन पर ईयर। यस। तो अगर हमारा ट्रेड घाटा $100 बिलियन का है वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमने सर्विसेज भी बेच दी, गुड्स भी बेच दी, सब बेच दिया, और हमारे रेमिटेंसेस की प्राप्ति जो गल्फ से हो रही है वो $50 बिलियन की है, तो एक तरह से कंपनसेट हम रेमिटेंसेस से बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं वाया गल्फ। एक और बड़ा कंसीडरेशन है, गल्फ को इंडिया एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में करता है। लगभग $112 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट हम गुड्स के मामले में, मर्केंटाइज के मामले में जीसीसी को करते हैं। तो जब जब बात होती है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर रहा है, तो टेंशन ये होती है कि वहां से तेल और गैस नहीं आएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दो चीजें और हैं जो भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही हैं। एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस। एक्सपोर्ट और रेमिटेंस, जो आपने आंकड़ा दिया 112 प्लस, हाँ, $112 बिलियन का एक्सपोर्ट और लगभग $50 बिलियन का रेमिटेंस। $160 बिलियन का नुकसान है। नुकसान है। ओके। अब ये डायरेक्ट तुरंत तो नहीं होगा, क्योंकि जब युद्ध खुलेगा तो हो सकता है रेमिटेंस भी चालू हो, लेकिन इसमें $10-20 बिलियन भी ऊपर नीचे होता है तो आपका फॉरेक्स हिलने लगता है। ये पहला नुकसान जी। फिर और अब ये तेल और गैस का, क्योंकि हम लोग आम लोग ज्यादा उस टर्म्स में सोच रहे हैं। जब हम तेल और गैस की बात करते हैं ना सर, तो पूरा वर्ल्ड चूंकि कंपिटिटिवली एक जैसा फील कर रहा है, तो जो हमारे हालात हैं वो वर्ल्ड में चल रहे हैं एज इट इज। क्योंकि 20% अगर सप्लाई बाधित हुई है वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट पूरी तरह अगर बाधित हो रहा है, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था को असर पड़ रहा है वो सबको पड़ रहा है। इस वजह से हम लोग इस दुख में नहीं है कि चाइना का बाजार नहीं गिरा, हमारा गिर गया, सब जगह का गिर रहा है। तो हम लोग वो मानकर चल रहे हैं कि चलो वैश्विक प्रभाव है ये, जिसलिए ग्लोबल मंदी की चर्चाएं होना जोर पे चलने लग गई कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो वर्ल्ड वाइड में मतलब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ बढ़ने लगेगी। इसलिए प्रधानमंत्री को आज आना पड़ा और कहा कि आप तैयार रहिए। किन बातों के लिए तैयार रहिए कि बाजार लगातार गिर रहा है। आज 72,000-72,000 के आसपास सेंसेक्स चला गया, डॉलर के सामने रुपया बुरी तरह पस्त है। और बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि गोल्ड और सिल्वर जो कि सेफ हेज माने जाते थे इन्वेस्टमेंट के, वो भी नीचे गिर गए। यानी ये दिखाता है कि बाजार का सेंटिमेंट है ना, वो डर गया है। अक्सर ये होता था कि स्टॉक गिरता था तो लोग हेज करने के लिए गोल्ड में भागते थे, लेकिन आप वहां भी नहीं जा रहे हो, तो आपको ये लग रहा है कि मेरे पास पैसा है तो मैं सेफ हूं। क्या आपने जितनी बातें बताई जी, इन सब, ये एक वाइडर रेंज में आपने बताया कि ये सब नुकसान है, लेकिन ये इमीडिएट महसूस नहीं होगा। कुछ वक्त में अगर ये लंबा खिंचता रहा तो ओवरऑल इकोनॉमी को महसूस होगा, बिल्कुल होगा। फिर वो आपको ओवरऑल इंपैक्ट भी करेगी फौरी तौर पर सर। लेकिन लोगों को लगता है तेल, बिजली, गैस ये आती रहनी चाहिए, कम से कम इतना तो चलना चाहिए भाई। अगर इस सेशन में दुनिया जाएगी तो पूरी दुनिया जाएगी, वो तो फिर लंबा काम हो गया। लेकिन फिलहाल आपकी गाड़ी में डराने के लिए तेल और पेट्रोल डीजल मिलता रहे, घर में गैस आती रहे, ये दो मोटी चिंताएं। प्राइम मिनिस्टर ने आज कोरोना से तुलना की है इस संकट की, मतलब उन्होंने कहा कि उससे भी हम लड़े, इससे भी लड़ेंगे। क्या उतना बड़ा संकट है ये? नहीं, संकट तो आप कई मायने में देखें तो उससे बड़ा है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा संकट था जो किसी, आरोप लगाते हैं लोग चीन पर, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी एक देश का किया हुआ नहीं था। लेकिन अभी तो ये लड़ाई जो है इन 3 देशों के कारण ये जो संकट आया है वो हमारे ऊपर आया है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मान लीजिए कि आज अभी शाम को या रात में युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है, तब भी स्थिति नॉर्मल होने में 6 से 2.5-3 साल तक लग सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो है आज बंद हुआ और कल से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है तो उसके रिपेयर में और उसको फिर से चालू करने में उसमें समय लगने वाला है। जैसे कतर का लगभग 20% गैस एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और हम तो सबसे ज्यादा गैस जो है कतर से ही लेते हैं, तो इसलिए देखिए अल्टरनेटिव्स खोजना शुरू कर दिया है भारत ने बहुत पहले से। अर्जेंटीना से गैस हम मंगा रहे हैं, एलपीजी मंगा रहे हैं। और आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब साउथ अमेरिकी देशों की यात्रा कर रहे थे, अफ्रीकी देशों की यात्रा कर रहे थे, यहाँ बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये चिंदी से देश है, यहाँ जाके क्या कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, क्यों जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों जा रहे थे। वो ये देख रहे थे कि ऐसी स्थिति आ सकती है, आएगी कि नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम था। तो इसलिए जो वो तैयारी हो रही थी कि आज जो उन्होंने आंकड़ा खुद ही बताया कि हम कितने देशों से जो है आउटसोर्स कर रहे थे
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहले, और अब कितने देशों से कर 27 रहे थे हैं? पहले, अभी 41 हो गए। तो इसलिए जो है भारत लगातार विकल्प खोज रहा है। दूसरा, आपदा में अवसर की जो बात होती है, नई चीजें होती हैं, और वो है जिसकी ओर इशारा भी किया प्रधानमंत्री ने कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करें। उन्होंने सूर्य घर की बात की, उसके अलावा ग्रीन एनर्जी की बात की, इलेक्ट्रिक बसेस की बात की, तो हमको एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की। तो हम जिन स्रोतों पर जो हमारे है ही नहीं, मतलब हम इंपोर्ट करेंगे तभी आएगा, तो उन पर निर्भरता खत्म तो नहीं हो सकती है। कैसे कम कर सकते हैं और उस कम करने की प्रक्रिया को कैसे तेज कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी जो स्थिति है, फिलहाल तुरंत तो कोई तेल गैस का संकट बड़ा नहीं आने वाला है। अच्छा, एलपीजी को लेकर जरूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और खासतौर से कमर्शियल एलपीजी को लेकर ज्यादा समस्या है। घरेलू एलपीजी की जो है उसमें लोगों का पैनिक ज्यादा है, समस्या जितनी है उससे ज्यादा पैनिक के कारण समस्या दिख रही है। लेकिन अगर लंबा चल गया युद्ध तो यह समस्या बहुत बड़ी होने जब हम लंबा कहते हैं तो सर क्या लंबा लंबे का कहते हैं तो क्या? मतलब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर तो पता नहीं है आपको ना। ईरान इराक युद्ध जो है 10 साल चल जाएगा, कौन जानता था। अफगानिस्तान का युद्ध 20 साल चल जाएगा, कौन जानता। 5 दिन बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा इस लड़ाई को। 28 फरवरी को शुरू हुआ था, 28 मार्च को पूरे 30 दिन हो जाएंगे इसको। इसमें एक पॉइंट और कंसिडरेबल है सर में आ गया जी। हाँ, आप बोलिए। कि ये सीज फायर केवल 5 दिन का हम मान रहे हैं कि ट्रंप ने अनाउंस किया है, लेकिन क्या ईरान ने और इजराइल ने मान लिया है, ये बड़ा सवाल है। हाँ, नहीं, और वो सीज फायर है भी नहीं, हाँ, बाकी heavy तो है नहीं। बम्बिंग चली होगी Bombing दोनों तो तरफ। होती कह रहे हैं केवल कि बस हाँ, पावर power इंफ्रास्ट्रक्चर power पर नहीं पर नहीं करेंगे। करूंगा। सर एक बार राहुल गांधी का बयान भी सुनवा दूं, फिर मैं आ जाता हूँ। राहुल गांधी आज गुजरात में थे, पार्लियामेंट में नहीं थे। नहीं पता रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर को बोलना है, पता होता तो आ जाते, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले तो ये कहा कि भाई, प्रियंका जी को आपने सुना था अभी पहले, तो उन्होंने कहा था कि इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए कि संकट से हम निपटने के लिए क्या करें और सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कभी चर्चा नहीं कराएंगे, कभी डिबेट नहीं कराएंगे इस मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर। मैंने सुना है उन्होंने कहा कि आज 25 मिनट प्रधानमंत्री बोले हैं, लेकिन ये कभी चर्चा नहीं कराएंगे क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है। आपने देखा ईरान में युद्ध हो रहा है, देखा प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से, देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज हो गए फिर अंत में, वो ये कह रहे थे कि बहस नहीं कर सकते मोदी जी। देखिए सरोज जी, उनको राहुल गांधी वैसे तो 20 साल हो गए हैं, इससे ज़्यादा अब तो 1 साल और हो गया। आप ही बताएं कि पहले एक समय में वहाँ बैठ करके इंदिरा गांधी भी अपोजिशन का भाषण सुनती थी। अपने कम से कम दादी को ही वो पुराना कुछ रिकॉर्ड देख लेते। असल में बजट के ऊपर जब चर्चा के दौरान, चूँकि मैं बराबर पार्लियामेंट सुनने की कोशिश करता हूँ ताकि अपने को खुद भी ज्ञान बढ़ता है, प्रश्नोत्तर है या दूसरी भाषण जो हुए हैं, उसमें कितनी ही बातें इसी संकट को लेकर के भी लोगों ने बोला, अपोजिशन ने बोला, इनके लोगों ने भी बोला, मैंने कांग्रेस ने भी बोला, और सब लोगों ने बोला। बहस क्यों से नहीं हुई है? उस पर बहस, उस पर जवाब हो रहा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सब जयशंकर बोल रहे थे, इसके हरदीप पुरी बोल रहे थे, और आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला, अभी भी यही कह रहे हैं। और प्रियंका जी बने, बल्कि वो तो अभी वैसे तो नहीं आई हैं, अभी हमने सुना कि उनका जवाब हम देंगे। अरे बहुत अच्छा है भाई, प्रियंका जी जवाब दे दे, राहुल को जवाब दे दे कम से कम। वो अपोजिशन में है, वो ये कह सकती थी कि हम अभी और सवाल पूछना चाहते हैं। मैं समझ हूँ, क्योंकि कई ऐसे मौके होते हैं। तो राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि बहस की चीज़ है, बहस में किसी मुद्दे पर भी आप कैसे उठा सकते हैं। इसलिए राहुल पर नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मैसेज गया है, चूँकि मैं इसीलिए मैंने कहा कि आपका चैनल, चूँकि राहुल गांधी नहीं तो उनके सलाहकार तो देखते हैं, कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये विश्व के लिए मैसेज है, खाली भारत के लिए नहीं। जब पार्लियामेंट के थ्रू जब बोलते हैं आप बताइए ना, कोई चाइना में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो उस प्रेसिडेंट के हिसाब से, रूस है, अमेरिका है, आज उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए, जो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक फोरम है,
तो ये कहे भाई पार्लियामेंट में जवाब दे, अरे भाई उन्होंने पार्लियामेंट जितने दिन से आप पूछ रहे थे उस सबका जवाब दिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि दुनिया के सामने देश की हमारी संसद से जाना चाहिए जवाब। लेकिन एक बात मैं और तो कहूँ, ये जरूर है कि उन्होंने चेतावनी इसलिए दी कि जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे उसके इकोनॉमिक, चूंकि अभी मान लो हम अभी उन्होंने बताया 3 लाख लोग हमारे आ गए, ज़्यादा लोग यदि आते हैं जिनसे, जैसे इन्होंने कहा 2 अरब डॉलर या जितना आसपास हमारे 2 बिलियन के आसपास, उससे भी आता है जो लोग कमाते हैं, केरल का है, बिहार का है, राजस्थान का है, कहीं का भी, उस दृष्टि से भी इसका इकोनॉमी पर थोड़ा असर होगा। तो हमें जैसे कोविड के साइड इफेक्ट अभी भी आते ना, कई बार आपको लंग्स पर असर हो गया, मुझे हार्ट पर असर हो गया, सो सम एक्सटेंट इसका असर होगा। तो उन्होंने उसके लिए आपको विश्वास पैदा किया कि देखो डरो मत, सरकार आपके लिए इंतजाम है। 53 लाख का तो हमारे पास 60 दिन का तो स्टॉक रखा हुआ है हाँ जी तेल का। तो अब लोग जो फैला रहे हैं, आपको एक लाइन और कहूँगा मैं, समझ है तो देखिए, कल मेरे पास एक, पहले साउथ से, मैं अभी डिटेल नहीं बताना चाहता, साउथ ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दक्षिण भारत से किसी बहुत सीनियर मैनेजमेंट के, उसने मुझे मैसेज किया कि खबर है कि बम्बई में सब कुछ, मतलब पेट्रोल डीजल सब बिल्कुल हो गया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा एक बूंद। और उनको भी उनके किसी बड़े अधिकारी ने मैसेज किया था, वही उन्होंने मुझे रिपीट किया था। तो कितनी अफवाहें फैला सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत संकेत किया, मैं खुद इसका गवाह हूँ। रात को मेरे पास मैसेज रखा, उसमें कहा कि साहब ये तो जो है, मैंने कहा अरे भाई कौन सा है, बम्बई में हमारे भी लोग को बैठे हैं, मेरे मित्र बैठे, दूसरे लोग बैठे, चैनल है। बम्बई में तेल मिलना बंद हो जाए तो पूरी दुनिया को पता लगेगा। दुनिया हाहाकार में, तो पूरे सही सब बात है। चैनल नहीं दिखा रहा है। तो सर, एक जरा राहुल गांधी की बात पर, वो कह रहे हैं कि इस पर पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट होना चाहिए। अच्छा, बोलने का मौका राहुल गांधी को भी मिला था, आप ये मत भूलिएगा, अभी इसी सत्र में मिला था कुछ दिनों पहले, जब उन्होंने बात कही और एप्स्टीन पर गए तो स्पीकर ने बैठा दिया कि भाई इसके बाद नहीं, अगर यही बोलना है तो नहीं बोलने देंगे। अब वो चाह रहे हैं इस पर डिबेट हो। राहुल गांधी की डिबेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी, उस सब की परिभाषा उनकी अलग है। उनके लिए डिबेट का मतलब है कि वो खड़े हों और जब तक चाहे बोलते रहें, चाहे जिस विषय पे बोलते रहें, तो डिबेट हुई। अगर उनकी पार्टी के 99 में से 98 सदस्य बोल दें तो डिबेट नहीं है। तो राहुल गांधी की जो समझ है, जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, वो जिस शैली में बोल रहे थे और जो बातें बोलते हैं, मुझे तो याद नहीं है, जब से मैं राजनीति के बारे में पढ़ रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कि कभी अपोजिशन का कोई नेता, चाहे उस सरकार, वर्तमान सरकार जो भी रही हो, उसके कितना भी खिलाफ रहा हो, इतना नीचे कोई नहीं गिरा। इस तरह से कोई गिर नहीं सकता जितना राहुल गांधी ने कांग्रेस, अपनी पार्टी को गिरा दिया है। वो पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, आज़ादी के आंदोलन का अपने को वारिस बताती है, उसका नेता अगर इस तरह का व्यवहार करे तो मतलब सोचिए कि उसके समर्थक और कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होती होगी। एक बयान और था, कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अंकित, और उसमें उन्होंने कहा, बड़ी अजीब बात कही उन्होंने, कि क्योंकि भारत ने ईरान पर हमले की निंदा नहीं की और हमने आयतुल्लाह के मारे जाने की निंदा नहीं की, कंडोलेंस नहीं की, मैसेज उसी वक्त नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इस वजह से ईरान ने रास्ता बंद कर दिया हमारे लिए। अब फिर वो जहाज कहां से निकल रहे थे जो अभी आ रहे थे? क्या स्थिति है? हमारे जहाज आ रहे हैं ना वहां से? जहाज तो प्रॉपर आ ही रहे हैं, और जहाज प्रॉपर आने के पीछे एक न्यूज बीच में उड़ी जरूर थी कि भारत ने उनसे बैक चैनल के थ्रू कुछ बात की है कि आपको हम मेडिकल की कुछ हेल्प भेजेंगे। हालांकि ये दोनों बहुत अलग खबरें थी। भारत ने अपनी तरफ से मदद जरूर भेजी, जो हर देश को हम भारत शिष्टाचार बस भेजता है, तालिबान तक को भेजी थी, जब तक हमारा तालिबान से कोई टाई अप नहीं था। अब सवाल यह है कि भारत ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी डिप्लोमेसी का सही से इस्तेमाल किया। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि आपने खमनेई के ऊपर श्रद्धांजलि नहीं दी। भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस है, और वो यही है कि हम उन्हें, जब जब राष्ट्राध्यक्षों की बात होती है, हमारा स्टैंड उनके ऊपर लागू होता है। सुप्रीम लीडर के प्रति, धार्मिक नेताओं के प्रति भारत ने अपने आप को बहुत कंजर्वेटिव हमेशा से रखा है। भारत बहुत से मसलों में रिएक्ट नहीं किया है, वेनेजुएला में भी रिएक्ट नहीं किया। वेनेजुएला में ना रिएक्ट करने के पीछे भारत का एक अलग स्टैंड था कि हम इंटरनलाइज कर चुके थे कि उस व्यक्ति को पसंद भी नहीं कर रहे हैं लोग। अब एक बहुत, मतलब इसको अब अगर कंक्लूसिव रिमार्क पर निकलेंगे ना, तो एक चीज पाएंगे कि इन दिनों भारत की डिप्लोमेसी टेस्ट आधारित होने लगी है कि हमारे मूल्यों से कौन मैच कर रहा है, और मूल्यों पर रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। हमको लगता था कि वेनेजुएला से अगर मादुरो हटता है तो हमारा फायदा दिख रहा था हमें, तो भारत का रिएक्शन भी नहीं आया और भारत की ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स भी बढ़ने लगे। जब तक बात हो खमनेई की, तो भारत खमनेई के मामले में चुप रहा, लेकिन उसके बाद में भी जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स थे वो बात लगातार करते क्या ईरान को लेके भारत का जो भी स्टैंड है, मैं उसको डिफाइन करने में नहीं जा रहा हूं, जो भी हो, क्या वो हमारा पर्पस सर्व कर रहा है? मतलब ईरान से जो हमें चाहिए, क्या हम वो काम करवा ले रहे हैं?
इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। यही स्टैंड हो सकता है, क्योंकि दुनिया में भारत को कौन सा दोनों को देश साथ करवा देना पा है। रहा है इसके अलावा? हाँ, नहीं, और हमसे राष्ट्रपति से ज्यादा। आप देखिए, राष्ट्रपति से आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा हम ही मनवा पा रहे हैं बिल्कुल ईरान को अपने। भाई, जिस तरह से हमारे टैंकर आ रहे हैं, और किस देश के आ रहे हैं, कुछ देशों के जो गए हैं उनको वो टैक्स देकर जा रहे हैं, पैसा देकर जा रहे हैं। आज भी एक हमने टैंकर कोई पैसा नहीं दिया है। एक टैंकर आज दिन में ही क्रॉस कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आज भी नहीं। देखिए, दूसरा आप ये बताइए कि उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं दिया या क्या किया उनके राष्ट्रपति, वरना कहते ना बात नहीं करेंगे चूंकि उन्होंने हमारे उनके लिए किया। राष्ट्रपति से 2 बार बात किया है। हमारा उनका फॉरेन मिनिस्टर भारत आया, उनका फॉरेन मिनिस्टर भारत आया। ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने रास्ता बंद इसलिए कर दिया क्योंकि हमने कंडोन नहीं किया। यही देखिए, ज्यादा इतना हास्यास्पद बेवकूफी की बात क्या हो सकती है? उनका विदेश मंत्री आता क्या यहाँ? 57-58 देश हैं इस्लामी, कितने लोगों ने कंडेम किया? कितने देशों ने किया? और जहां तक कॉन्डोलेंस की बात है, कॉन्डोलेंस की बुक खुलती है एम्बेसी में। जिस दिन खुली, पहले ही दिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी गए और कॉन्डोलेंस मैसेज लिखा। तो मतलब क्या करते कि वहां से कहते कि नहीं, जल्दी से किताब भेजिए, नहीं तो राहुल गांधी हमसे सवाल पूछेंगे, तो इसलिए हमको जो है कॉन्डोलेंस मैसेज लिखना है। मतलब इस तरह की बचकाना बातें डिप्लोमेसी को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर कोई नेता नहीं कर सकता। कांग्रेस का कोई नेता आप बताइए जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उस तरह की भाषा बोल रहा हो। कांग्रेस में भी बड़े सीनियर लोग हैं, सीजन लोग हैं, सरकार में तो खुल के तारीफ की सरकार के, सरकार के स्टैंड को सही बताया। शशि थरूर और मनीष तिवारी ने दोनों ने सही बताया। लेकिन जयराम रमेश टाइप है जो आज भी जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, मैंने जो पढ़ा वो तो उनकी नौकरी है। तो वो पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नहीं, लेकिन जयराम रमेश ने भी एक जारी किया है इस प्राइम मिनिस्टर के बाद में। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी इस तरह से ऐसे अपने आसपास ऐसे सलाहकार रखे, जयराम रमेश तो कम से कम पवन खेड़ा से कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरह की बिल्कुल जो मूर्खतापूर्ण यदि कहेंगे आप कि कम से कम जयराम रमेश को तो पता होना चाहिए कि क्या डिप्लोमेसी है। ईरान के साथ और इजराइल के साथ संबंध नरसिंह राव के समय हुए तब तो ये शायद आए नहीं होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि नरसिंह राव के समय से इजराइल को सबसे पहले यहाँ पर एम्बेसी खोलने की अनुमति दी गई, और ये कह रहे हैं साहब कंप्रोमाइज। मतलब आप ही बताइए, जो इंडस्ट्रीज के थ्रू ही जो भी काम होते हैं, आज रिलायंस ने अमेरिका में फैक्ट्री लगाई है, मैंने रिफाइनरी लगाने का जो इतना बड़ा सौदा किया है, तो क्या करते हैं? डिप्लोमेसी को मोदी जी को करने की जरूरत है। मतलब बॉटम लाइन ये कि इन सब सारी युद्ध की परिस्थितियों में भी ईरान अगर कुछ देशों के हितों के प्रति सिंपैथेटिक है तो उसमें से एक भारत है, निश्चित रूप से। तो ये अभी तक उसका रुख यही रहा है। अब देखिए, अब ट्रम्प साहब जो है इसको प्रॉपर सीज फायर में अगर बदल दें, ईरान भी जो है कुछ सॉफ्ट रुख अपना ले, तो हो सकता है कि बहुत लंबी जंग ये न चले। नहीं तो फिर प्रधानमंत्री ने जो कहा है, आपको और हमें तैयार तो रहना ही पड़ेगा। आज इतना ही समय था कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आलोक जी, अंकित, बहुत शुक्रिया आपका।